Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था NT-UGC नेट एग्ज़ाम, उसके पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 45 के अप्रॉक्स हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज की 4th क्लास है और आज हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो 2 मार्च 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 से रिलेटेड होंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए। 20 के अप्रॉक्स इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए 1 to 20 क्वेश्चंस की। और इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग खुद को इवैल्यूएट कीजिए कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक होते हैं। इस तरीके से आपको ये क्लासेस लेनी है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं ये क्लासेस। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और साथ ही आगे की अगर कोई क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट NTA से रिलेटेड या फिर किसी क्लास का कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव इन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है स्वयं इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिज़ाइन टू अचीव द 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्वयं प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया, उसको डिज़ाइन किया गया था 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए या अचीव करने के लिए। क्या ये बात सही है? 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स शामिल थे स्वयं में। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, स्वयं हैज़ बीन डेवलप्ड कोऑपरेटिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ इन्फोसिस। तो देखो जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसमें बात तो सही कही गई है कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स की तो बात की गई है, बट 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात नहीं की गई है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट जो बात कहता है यहाँ तक तो बिल्कुल सही कह रहा है ये कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा और AICTE के द्वारा इसको डेवलप किया गया था कोऑपरेटिवली। बट जो यहाँ पर ये इन्फोसिस लिख रहा है ये इसका जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इन्फोसिस नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट AICTE एंड MHRD इन तीनों ने कोऑपरेटिवली डेवलप किया था स्वयं को। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट में भी जो इन्फोसिस है वो रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। और दोनों स्टेटमेंट कहाँ पर है रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, फॉल्स हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, स्वयं के बारे में। स्वयं, सबसे पहली चीज़ आपको स्वयं की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये पूछी गई है। दूसरी चीज़ कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, स्वयं, MHRD, AICTE और माइक्रोसॉफ्ट। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको अब कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। AICTE की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और किसकी हेल्प से, इन्फोसिस की हेल्प से नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात करता है ना कि 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स की। और वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। यानी कि एक्सेस का क्या मतलब है, पहुंच, कि हर बच्चे तक पहुंच होनी चाहिए। ये स्वयं पर जो कोर्सेज कराए जाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, उनकी पहुंच हर बच्चे तक होनी चाहिए। इक्विटी, सबको समानता के नज़रिए से देखा जाए। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ये थे 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 9 जुलाई 2017 में प्रणब मुखर्जी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक चीज़ और, ये जो स्वयं का लोगो है इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो अगर इसकी टैगलाइन के बारे में पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी टैगलाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत। तो ये स्वयं से रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें थी इनका भी आपको पता होना चाहिए। और एक स्वयं से रिलेटेड जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि स्वयं के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको पता है तो आप अभी आंसर कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो इस क्लास को देखने के बाद गूगल करके तब आंसर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या आपको ऐसा लगता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो पेरेंट्स को रिपोर्ट की जाती है साल के लास्ट में? सेकंड क्या कहता है, इन समेटिव इवैल्यूएशन द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन है, इनके बारे में जो इनका मतलब है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का लिखा हुआ है यहाँ, समेटिव इवैल्यूएशन का लिखा हुआ है यहाँ। क्योंकि जो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसमें बच्चों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको जो रिपोर्ट किया जाता है साल के एंड में, वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो क्लास में, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है या टीचर बच्चों के डाउट सॉल्व करता है, वो सारी चीज़ें हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट होती हैं, ना कि समेटिव इवैल्यूएशन का। बात तो ठीक लिखी हुई है, बट इसको क्या कर दिया गया है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो मतलब है वो यहाँ लिख दिया गया है, समेटिव इवैल्यूएशन का यहाँ। दैट मीन्स कि ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू अकर विदाउट reinforcement of particulars responses and seems to involve change in the ways information is processed। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा होगा जिसमें कि विदाउट रीइंफोर्समेंट, बिना किसी रीइंफोर्समेंट के रिस्पॉन्स किया जाता है, यानी कि आप कोई रीइंफोर्समेंट नहीं कर रहे हो, आप कोई क्या कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोटिवेट करना। तो रीइंफोर्समेंट अगर आप नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स किया जा रहा है तो वो पैसिव लर्निंग का पार्ट होगा, लेटेंट लर्निंग कहेंगे उसको, एक्टिव लर्निंग कहेंगे, या फिर इनसाइट लर्निंग कहेंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये टोलमन की थ्योरी से पूछा गया है, और टोलमन ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, आप सभी को पता होगा, लेटेंट लर्निंग। टोलमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर, चूहे पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को मैं पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि टोलमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर, तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम अपने कोग्निशन को यूज़ करके भी लर्निंग कर सकते हैं, और ऐसी लर्निंग को हमारे अंदर, ऐसी लर्निंग जो हमारे अंदर छुपी होती है और सिचुएशंस आने पर खुद ब खुद बाहर आती है, उसको टोलमन ने कहा था लेटेंट लर्निंग। और उसके लिए कोई रीइंफोर्समेंट बाहर से हमें ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम खुद रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, लेटेंट लर्निंग का, जिसको छुपी हुई लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, लेटेंट लर्निंग। किसने दिया था कॉन्सेप्ट, टोलमन ने। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। जो अच्छी टीचिंग होती है, उत्तम शिक्षण प्रकृति तय औपचारिक होता है। क्या ऐसा होता है कि जो अच्छी टीचिंग होती है वो हमेशा औपचारिक होती है? सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो तो देखो, आप पहले पॉज करना वीडियो को, खुद से आंसर लगाना कि इसका आंसर सही क्या होगा, और उसके बाद आप देखना कि मैंने क्या आंसर बताया। गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी टीचिंग है वो हमेशा फॉर्मल ही हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीके से हो सकती है टीचिंग। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखो, टीचिंग का क्या मतलब होता है, टीचिंग में हमारी जितनी भी स्किल्स होती हैं उनका यूज़ होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल, बहुत सारी स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है टीचिंग प्रोसेस में, क्योंकि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का क्या मतलब होता है, किसी एक स्पेसिफिक स्किल के अच्छा करने के लिए, क्या करने के लिए, एक स्पेसिफिक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए जब हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रशिक्षण। ट्रेनिंग किसी एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड है, जबकि टीचिंग में ओवरऑल एस्पेक्ट आता है। तो इसीलिए ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, और यहाँ पर लिख रहा है देयर इज़ नो डिफरेंस, तो इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्चर इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन अ ब्लैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो एथनोग्राफिक रिसर्च है उसमें जो रिसर्चर है वो इन्वॉल्व करता है किसको, खुद को। अब यहाँ जो ब्लैंक लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से क्या आएगा।
मतलब कुछ समय के लिए रिसर्चर खुद को इन्वॉल्व करता है किस में, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल कैंपेन में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या फिर सोशल सेटिंग में। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एथनोग्राफिक रिसर्च में होता क्या है। देखो, एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर जो है, जो स्टडी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ रियल लाइफ सोशल एनवायरनमेंट में रहकर उनके कल्चर एटसेट्रा को स्टडी करता है। तो जब रियल लाइफ सोशल एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसमें क्या होगा, सोशल सेटिंग, यानी कि लोगों के साथ जिनके भी बारे में स्टडी करना चाहता है रिसर्चर, उनके बीच रहकर उनके कल्चर को, उनके नॉर्म्स को, उनके तौर तरीकों को समझना, वो सब किसका पार्ट होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सोशल सेटिंग, क्योंकि रियल लाइफ सोशल एनवायरनमेंट में वो रहता है उन लोगों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, सोशल सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व्ड over a predetermined period of time in structured observation it is called। यहाँ पर ये पूछा गया है बेसिकली कि जब एक सैम्पल्ड इंडिविजुअल मतलब जिसको एज अ सैम्पल लिया गया है, इज ऑब्जर्व किया जाता है ओवर ए प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पहले से ही टाइम डिटरमाइन कर दिया जाता है कि इतना टाइम उसको ऑब्जर्व करना है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फोकस सैम्पलिंग, ऑब्जर्व सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। तो देखो, जो ऑब्जर्व सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, वहाँ पर कुछ भी प्री डिटरमाइन नहीं होता। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है कि आप रैंडमली अपना सैम्पल कलेक्ट करते हो, जैसे कि लॉटरी मेथड के बारे में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है कि आपका जो उद्देश्य होता है, जिस चीज़ पर आप स्टडी करना चाहते हो, आपका जो पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैम्पल डिसाइड करते हो। वहाँ पर भी कोई प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं होती। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है फोकस सैम्पलिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी कि फोकस्ड होकर सैम्पलिंग करना, तो उसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व करते हैं हम, और पहले से प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम, पहले से डिटरमाइन होता है टाइम कि इतने टाइम तक हमको करना है, तो उसमें हम फोकस्ड होकर सैम्पलिंग करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोकस सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस इज ड्रॉन फ्रॉम द इम्प्लीकेशन ऑफ अ। आज के सारे क्वेश्चंस आई थिंक आपको नए लग रहे होंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ है उससे लिए गए हैं। एक कॉन्सेप्चुअल जो हाइपोथेसिस होती है वो किसका इम्प्लीकेशन होती है। आप जो हाइपोथेसिस बनाते हो वो प्रेडिक्शन के बेस पर बनाते हो, थ्योरी के बेस पर बनाते हो, स्प्यूरियस रिलेशन के बेस पर बनाते हो, या फिर टाइम ऑर्डर के बेस पर बनाते हो। तो देखो, हाइपोथेसिस का अगर आपको मतलब पता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जिस पर भी आप रिसर्च करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन सोचते हो उस प्रॉब्लम का, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। अब परिकल्पना बनती कैसे है, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब देखते हो, हाइपोथेसिस बनाने से पहले भी आपको लिटरेचर का रिव्यू करना होता है। लिटरेचर रिव्यू में जो थ्योरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो भी स्टडीज़ पहले हो चुकी हैं, उनको आप स्टडी करते हो, और उनको स्टडी करने के बाद अपनी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानने के बाद आप हाइपोथेसिस देते हो। तो हाइपोथेसिस किसका इम्प्लीकेशन होगा, थ्योरी का, ना कि प्रेडिक्शन का। सिर्फ प्रेडिक्शन के बेस पर आप हाइपोथेसिस नहीं देते, बल्कि लिटरेचर रिव्यू करने के बाद, पूरा अच्छे से समझने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो। तो ये किसका इम्प्लीकेशन हुआ, थ्योरी का। ओके, लिटरेचर रिव्यू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा, आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराइवल ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो क्या हुआ है, अराइवल हुआ है, ठीक है, आगमन हुआ है, अराइवल मतलब आगमन हुआ है, उसको आप क्या कहोगे, फर्स्ट मीडिया एज कहोगे, द सेकेंड मीडिया एज कहोगे, या फिर पोस्ट मीडिया एज कहोगे, या फिर पोस्ट टेक्नोलॉजी एज कहोगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के अराइवल को हम कहते हैं सेकेंड मीडिया एज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द सेकेंड मीडिया एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट इट इज़, जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन होती है उसका इन चारों में से कौन सा फीचर होगा। क्या ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन स्टैटिक होती है फॉर द ऑडियंस के लिए,
यानी कि ऑडियंस के लिए स्थिर होता है जो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन है। सेकंड, हिडन फ्रॉम द ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस है उससे गुप्त होता है, यानी कि उससे छुपा हुआ होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ब्रॉडकास्ट है लेकिन छुपा हुआ होगा? तो ये भी गलत। स्टैटिक होगा, स्थिर होगा, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो स्टैटिक क्यों होगा? तो ये भी गलत। हाई ब्रो फॉर द ऑडियंस, हाई ब्रो का क्या मतलब होता है? उच्च शिखर, यानी कि ऑडियंस के लिए हाई ब्रो या फिर उच्च शिखर होता है। तो यहाँ ये भी कोई बात नहीं बन रही, ऐसा कोई बात नहीं है ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्ट का मतलब देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रसारण, ब्रॉडकास्ट तो आप समझते हो, तो उसका क्या मतलब होता है? लाइव फॉर द ऑडियंस, जो ऑडियंस के लिए जीवंत होता है, लाइव होता है, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको अच्छे से आप समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, आपको पता भी होगा ब्रॉडकास्ट मतलब सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण मतलब लाइव फॉर द ऑडियंस। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कूल मीडिया से रिलेटेड पूछा गया है। कूल मीडिया और हॉट मीडिया के बारे में आपको लास्ट क्लासेस में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, और ये कूल मीडिया और हॉट मीडिया से रिलेटेड आपके 1 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी जो आपका पेपर हुआ था, दोनों ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का 2 मार्च का पेपर है, इसमें भी ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कूल मीडिया और हॉट मीडिया होता क्या है। कूल मीडिया का मतलब है जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन हाई रहता है, बट आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है होती है, तो वो होता है आपका कूल मीडिया। और इसके अपोजिट होता है हॉट मीडिया, यानी कि इसका विस्थापित रूप होता है हॉट मीडिया। उसमें क्या होता है? आपके सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, पार्टिसिपेशन भी लो रहता है, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर कूल मीडिया के बारे में पूछा गया है, हमने क्या समझा? कूल मीडिया में रहता है हाई पार्टिसिपेशन, सेकेंड ऑप्शन में ही लिख रहा है हाई पार्टिसिपेशन, तो ये हो जाएगा सही। दूसरी चीज़, इट प्रोवाइड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी हमने अभी समझा कि इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, बी सी सही हो गया। उसके बाद टेंड्स नॉट टू सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, यानी कि हॉट मीडिया द्वारा संपूरक होने की प्रवृत्त नहीं होता, ये तो नहीं होगा। सप्लेंटेड बाय हॉट मीडिया, यानी कि ये हॉट मीडिया द्वारा विस्थापित होता है, यानी कि ये हॉट मीडिया के अपोजिट होता है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी सी ई कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, बी सी ई ओनली। ओके, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ कि जो मैक्लूहॉन है उन्होंने डिस्टिंक्शन किया था किसके बीच? हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बीच। उन्होंने बोला कि जिसमें हमारा लो पार्टिसिपेशन रहता है, लाइक रेडियो, मूवीज़, फोटोग्राफ्स और प्रिंट, इसमें आपके कम से कम सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो होता है हॉट मीडिया। कूल मीडिया में हमारा रहता है हाई पार्टिसिपेशन और सेंसेस का भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइक टेलीविज़न, स्पीच, तो वो होगा आपका कूल मीडिया। और ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? मैक्लूहॉन ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द लिसनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये पूछा गया है जो श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशल यानी कि लर्निंग स्किल्स जो होती हैं छात्रों की, उनको निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करता है या फिर इफेक्ट डालता है? स्टूडेंट प्रोटोकॉल, देखो लिसनिंग स्किल की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लिसनिंग स्किल का प्रोटोकॉल से क्या ही लेना देना। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिसनिंग स्किल से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन के इंटरेस्ट का कोई मतलब होगा? यहाँ तो कोई बात ही, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। लेकिन स्पीड ऑफ द स्पीच, स्पीच जो दी जा रही है उसकी स्पीड क्या है, वो लिसनिंग स्किल को इफेक्ट डालती है। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो हो सकता है कुछ चीज़ें बच्चों को सही से समझ आ जाएं और कुछ चीज़ें ठीक से सुनाई ना दें, तो स्पीड ऑफ स्पीच बिल्कुल इफेक्ट डालेगी लिसनिंग स्किल्स पर। टाइमिंग ऑफ स्पीच, अगर कम टाइम के लिए है स्पीच या ज़्यादा टाइम के लिए, हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए स्पीच है तो उससे जो है बच्चे बोर हो जाएं या उसको वो फिर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएँ उस पर ज़्यादा, तो उससे भी लिसनिंग स्किल पर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट है रीजनल एक्सेंट, यानी कि जो क्षेत्रीय उच्चारण है, अगर कोई ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा है या फिर एक जगह के लोग अलग तरीके से उनका एक्सेंट अलग होता है, दूसरे क्षेत्र के लोगों का एक्सेंट अलग होता है, तो कई बार बात को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, उनका एक्सेंट अलग होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का एक्सेंट अलग होता है, पंजाब के लोगों का अलग होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिसनिंग स्किल पर इफेक्ट डाल सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सी डी ई। और सी डी ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में, सी डी ई। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बी
नहीं, CDE ओनली। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कही जा रही है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द पावर इलाइट्स बाय कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन मीडिया एक्सटेंड देयर हिजमोनिक रूल फर्दर इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिथ। यानी कि जो पावर इलाइट्स होते हैं, यानी कि जो शक्तिशाली वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोल करते हैं। किस लिए? ताकि अपने आधिपत्य को आगे बढ़ा सकें। और ये क्या है, ये एक मिथ है, ये एक मिथक कथन है। तो ये कोई मिथक कथन नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है, रियलिटी है, ऐसा होता है। जो शक्तिशाली लोग हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया को कंट्रोल करते हैं ताकि वो लोगों पर अपना आधिपत्य जमा सकें। तो ये कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये एक फैक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहता है थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया दे ऑलवेज, दे मतलब ये जो हैं, दे ऑलवेज प्लान टू विन ओवर द कॉमन पब्लिक्स एंड कंटिन्यू टू ओवरलोड दैम। यानी जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसके माध्यम से ये लोग हमेशा सामान्य जनता पर विजय पाने की योजना बनाते हैं और उनके अधिपति बने रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन स्टेटमेंट 1 ने जो मिथ कहा है ये बात गलत है, ये मिथ नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इसका रॉन्ग, यानी कि फॉल्स, और स्टेटमेंट 1 हो जाएगा ट्रू। कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 4 में, स्टेटमेंट 1 फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ICT विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकम्पैटिबल। यानी इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है, जो फुल फॉर्म दी गई है वो सही नहीं। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये तीनों ही बिल्कुल सही बातें हैं। बट ब्लॉक का क्या मतलब होता है, वेब लॉजिक नहीं होता है। ब्लॉक का जो यहाँ पर लिखा गया है ये वेब लॉजिक, ये गलत होता है। ब्लॉक का मतलब होता है वेब लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन सेड टू अमन, रमन से अमन से कहता है, ये आपका ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन। रमन अमन से क्या कहता है, दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल देयर इज द यंगर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू रमन। तो सबसे पहले तो देखो आपको ये देखना है कि जो भी बात कह रहा है, जैसे रमन कह रहा है, जो भी बोल रहा है, जो भी कह रहा है, उसको आप ये एज्यूम कीजिए कि वो आप ही हो। सबसे पहला तो काम आपको ये करना है। तो आपने अब एज्यूम कर लिया कि रमन जो है वो आप हैं। अब रमन अमन से ये बात कहता है कि वह लड़का जो वहाँ फुटबॉल खेल रहा है वो मेरे पिता की, अब रमन के पिता की पत्नी, रमन के पिता की पत्नी कौन हुई, उनकी मदर यानी कि उनकी माँ। अब रमन की माँ की जो बेटी है वो कौन हुई, उसकी बहन, रमन की बहन, ठीक है। उसके 2 भाइयों में छोटा है। अब रमन की जो बहन है उसके 2 भाई अगर हैं तो एक भाई तो वो रमन खुद ही हो गया, और उसके 2 भाइयों में छोटा है, यानी कि वो अपने छोटे भाई की ही बात कह रहा है। तो फुटबॉल खेल रहे लड़के का रमन से कैसा संबंध है, अब रमन हो गया बड़ा भाई, तो वो कौन हुआ, छोटा भाई, और यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर का। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अ गर्ल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P एंड वॉक्स 10 मीटर्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड रीच द पॉइंट Q। देखो ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है एग्जाम में, सबसे पहले तो घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को देख के, बहुत इजी होते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको एक अलग क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछा ही जाएगा डायरेक्शन से रिलेटेड। तो कुछ अगर चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपके लिए। करना क्या है, जो जो लिखा हुआ है ना उसको आप डायग्राम बनाते रहिए। डायग्राम बनाना मैंने आपको काफ़ी बार सिखाया है, अभी भी बताऊंगी, बस डायग्राम बनाते जाइए जो जो लिखा हुआ है। डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन होती हैं हमारी 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और 4 होती हैं हमारी सब डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट, और ये होता है साउथ ईस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट। ये होती है हमारी 4 मेन डायरेक्शन, 4 होती हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ पर बल्कि ये पूछा गया है कि जो भी ये डायग्राम बनेगा हमारा, वो उसका आकार कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो रोम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से पूछा गया है, यानी कि कुछ भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कहा गया है एक लड़की है, वो स्टार्ट करती है चलना पॉइंट P से एंड वो चलती है 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसा हुआ, मैं एक बार और बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, एंड ये वाला क्या होगा, साउथ वेस्ट। ये हमने बना लिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में बना लेना है पहले इसको, तब सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब वो P पॉइंट से चलती है और 10 मीटर चलती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट यानी कि ऐसे ऐसे उसको चलना है, कितना मीटर, 10 मीटर। अब मान लीजिए ये है उसका P पॉइंट, यहाँ से वो चलना शुरू करती है और कितने मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। P पॉइंट से चलना शुरू किया उसने और Q तक वो पहुँच गई 10 मीटर। उसके बाद शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट। लेफ्ट और राइट मैंने आपको बताया था, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और राइट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको सुई की दिशा में घूम जाना है, यानी क्लॉकवाइज। ये होता है राइट और लेफ्ट का डिफरेंस। तो वो मुड़ जाती है अपने लेफ्ट में, और लेफ्ट में मुड़ने के बाद वो 10 मीटर चलती है और पॉइंट R पर पहुँचती है। शी देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स टू ए पॉइंट R विच इज़ डायरेक्टली वेस्ट वर्ड टू पॉइंट B, यानी कि पॉइंट P के वेस्ट में है और लेफ्ट में मुड़ती है, यानी कि वो ऐसे मुड़ी, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ पर पहुँची, पॉइंट R पर पहुँची। उसके बाद लिखा हुआ है शी अगेन मूव्स टुवार्ड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ऐसे, इस बार बात कैसे हो रही है, ऐसे। तो साउथ ईस्ट में वो मुड़ती है, यहाँ पर 10 मीटर चली, यहाँ पर भी वो 10 मीटर चलती है और उसके बाद कहाँ पर पहुँचती है, पॉइंट S पर पहुँच जाती है। देन क्या होता है, विच इज़ डायरेक्टली साउथवर्ड टू पॉइंट Q, यानी कि Q से जो ये S की दिशा है वो क्या है, साउथ में। साउथ हमारा क्या होता है, नीचे, क्योंकि S Q के नीचे है तो ये S जो है वो Q के साउथ में है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट S शी टर्न्स टुवार्ड्स पॉइंट P। अब उसके बाद S पर पहुंचने के बाद वो P पॉइंट की तरफ मुड़ती है और वो 10 मीटर चलती है, यानी कि S पर पहुंचने के बाद वो फिर से P तक जा रही है 10 मीटर। अब उसके बाद ये पूछा है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द जियोमेट्रिकल फिगर PQRS। अगर आप ध्यान से देखो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, चारों ही साइड बराबर हैं, और जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्योंकि किस तरीके से बन रहा था हमारा, पहले P से Q तक पहुँचा 10 मीटर, फिर वहाँ से P के वेस्ट में आया 10 मीटर, फिर उसके बाद फिर से साउथ ईस्ट में आया और उसके बाद फिर P पर पहुँच गया। तो ये क्या बन गया हमारा, स्क्वायर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रबल इज रिटन एज ETLRBOU, हाउ प्रॉब्लम विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है, जैसे ट्रबल लिखा हुआ है, उसको इसके समथिंग बोला गया है कि जो ट्रबल है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ट्रबल लिख लीजिए, अपनी जो आपकी पेपर शीट होगी, रफ पेपर शीट, उस पर आप पहले ट्रबल लिख लीजिए और उसके ठीक नीचे आप ये लिख लीजिए ETLRBOU। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे, इस तरीके से आपको लिखना है। ये स्टार्टिंग में आपने लिख लिया ट्रबल और उसके नीचे आपने लिख लिया जो बताया गया है वो। उसके बाद आप देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि देखो, जो T था उसको 1 नंबर छोड़ के 1 नंबर आगे लिख दिया गया, यानी कि 1 नंबर का गैप देके और यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद जो R है उसको फिर से 1 का गैप देके यहाँ पर लिख दिया गया, और उसके बाद जो O है उसको भी 1 का गैप देकर यहाँ पर लिख दिया गया। इस तरीके से 1-1 का गैप देके आपको लिखना है ये, और जब लास्ट हो जाए तो आपको जो लास्ट वाले हैं उनको उल्टा लिखना है। E को सबसे पहले लिख दोगे आप जहाँ पर खाली हो गई थी जगह, ठीक है। L को फिर जो बीच वाली जगह खाली हुई थी वहाँ पर लिखना है, और उसके बाद B को कहाँ लिखना है, जो अगली खाली जगह थी वहाँ पर लिखना है। कॉम्बिनेशन आप चेक कर लीजिए, जब आप कॉम्बिनेशन चेक कर लोगे तो वही कॉम्बिनेशन आपको बनाना है फिर किसके साथ, जो आगे दिया गया है उसके साथ। दिया क्या गया है, प्रॉब्लम।
अब प्रॉब्लम का अगर आप इसी तरीके से बनाते हो, जैसे कि प्रॉब्लम में पी क्या कहाँ लिखा आपने, एक का गैप देके यहाँ लिख लिया पी, आर कहाँ लिखोगे, एक का गैप देके, देखो ये ई का गैप दिया और लिख लिया आर यहाँ पर। उसके बाद ओ कहाँ लिखोगे, एल का गैप यानी कि एक खाली जगह छोड़ के फिर आगे लिख लोगे आप ओ। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं उनको आप शुरू में लिखते जाइए, देखो एम को जो खाली जगह थी वहाँ लिख लिया, ई को ये खाली जगह थी यहाँ पर लिख लिया, इस तरीके से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, MPERLOB। MPERLOB कहाँ पर लिखा हुआ है, MPERLOB ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। सबसे ईजी होते हैं ये वाले लेटर वाले जो होते हैं रीजनिंग में, ये लेटर सीरीज सबसे ईजी होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू विन दी लॉटरी, मतलब यद्यपि लॉटरी जीतने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ऑल्सो आ लिटिल वरीड, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ। क्यों, क्योंकि द लास्ट नाइट आई हैड वॉन अ लॉटरी, पिछली बार मैंने एक लॉटरी जीती थी। माई पॉकेट वाज पिक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो क्या हुआ था कि अगली सुबह मेरी जेब कट गई थी। विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन दी एबव आर्ग्यूमेंट, अब यहाँ पूछा गया है कि कौन सी फैलेसी होगी। तो देखो क्या हुआ कि वैसे तो मैं खुश हूँ कि मुझे लॉटरी मिल गई, बट मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, थोड़ा वरी हूँ। क्यों, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरी पॉकेट कट गई थी। यहाँ पर जो फैलेसी क्रिएट की गई है उसका नाम है पोस्ट हॉक फैलेसी। पोस्ट हॉक फैलेसी में हमने क्या पढ़ा था, जो कीवर्ड था इसका वो था आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि कोई घटना अगर किसी घटना के बाद घटित होती है तो आप ऐसा मान लेते हो कि ये घटना इसी वजह से हुई है। जैसे लास्ट टाइम उसने लॉटरी जीती, उसके बाद उसकी फ़ौरन से जॉब वो पॉकेट कट गई, तो उसने सोचा कि लॉटरी जीती है मैंने इसीलिए मेरी ये पॉकेट कटी है। अगली बार जब वो लॉटरी जीतता है तो वो सोचता है लास्ट टाइम मेरे साथ मैंने लॉटरी जीती थी तो मेरी पॉकेट कटी थी, इस बार भी कहीं मेरे साथ यही ना हो जाए, तो आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस, और उसको हम कहते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी। कोई घटना घटित होने के बाद किसी घटना का घटित होना ये दिखाता है कि वो घटना पहली घटना के घटित होने की वजह से हुई है। उन दोनों को आपस में अगर हम एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट मान लेते हैं, वहाँ पर होता है हमारा पोस्ट हॉक फैलेसी। हेस्टी जनरलाइजेशन मैं आपको फैलेसी के टाइप से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। उन क्लासेस को आप ज़रूर से देख लेना। लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करना एक बार। हेस्टी जनरलाइजेशन को भी हम समझ लेते हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब होता है जब आप बिना सोचे समझे किसी बात को जनरलाइज कर देते हो। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे आप किसी पार्क में बैठे हो और वहाँ पर आपने बच्चों को देखा कि बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो आप लोग बैठकर क्या कर दोगे कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हैं। शैतानी कर रहे थे 2 से 3 बच्चे, आपने वो चीज़ जनरलाइज कर दी सब पर। जैसे कि अगर आप किसी को स्मोकिंग करते हुए देखते हो, यंग पर्सन को, आप क्या कहते हो कि आज के जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सब पर वो चीज़ लागू कर देते हो, तो वो हमारी फैलेसी होती है और उसको हम कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। रेड हेरिंग फैलेसी का मैंने आपको कीवर्ड दिया था अवॉइडिंग। रेड हेरिंग में क्या होता है, हम मेन मुद्दे को अवॉइड करके किसी और ही तरफ कोई और ही बात कहना शुरू कर देते हैं, तो रेड हेरिंग में हम अवॉइड करते हैं मेन चीज़ को। फॉल्स अल्टरनेटिव यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा पोस्ट हॉक फैलेसी। मैंने कोशिश की है कि आपको इन क्वेश्चंस की हेल्प से कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको भी साथ साथ समझाती हुई चलूँ, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा सिक्योर हो सके। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। आप लोग मार्क कर लीजिए, एक तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन, और एक ये लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन, और एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये 4 जो टॉपिक है ना वो 101% आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे से समझ लेना सारे कॉन्सेप्ट को, बिकॉज 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर। अब सोच लीजिए आप कितने ज़रूरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट की जहाँ पर भी बात आएगी आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, जिसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट क्लास में समझाया था, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि उसको देख लेना, बिकॉज ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। मैं क्वेश्चंस करते हुए भी आपको थोड़ा समझाऊंगी, मगर आपको डिटेल में पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, अब ये तो है मेन स्टेटमेंट। अब इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर हम 3 स्टेटमेंट यहाँ पर देखो
या तो 2 स्टेटमेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे या फिर 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं, देखो ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, यानी सभी जो विमान हैं वो प्रदूषक वाहन होते हैं। अब इसका आप कैसे पता लगाओगे लॉजिकली इक्विवेलेंट? एक तो देखोगे आप कन्वर्जन, एक देखोगे ऑब्वर्जन और एक देखोगे कॉन्ट्रापोजिशन। मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि ऑब्वर्जन जो होता है, ऑब्वर्जन में क्या होता है कि जो क्वालिटी है चेंज हो जाती है। क्वालिटी यानी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वो निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर लिख रहा है ऑल और यहाँ पर कर दिया नो, ये क्वालिटी चेंज कर दी। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है, जैसे कि पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, उसको हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को हम क्या कर देंगे? नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स कर देंगे। अगर यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा हुआ होता तो हम क्या कर देते? नॉन ऑनेस्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो पहले तो ऑल का हमने कर दिया नो, क्वालिटी चेंज कर दी। उसके बाद पॉल्यूटिंग व्हीकल्स का हमने क्या कर दिया? नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्वर्जन। तो ए का ऑब्वर्जन फॉर्म क्या होगी? डी। ए और डी तो 100% होगा ही होगा। ए और डी कौन से ऑप्शन में है? देखो 3 में एंड 4 में। अब देख लेते हैं कि ए और डी ही होगा या फिर सी भी होगा। सी वाला देखिए, ऑल नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन्स। मैंने आपको कॉन्ट्रापोजिशन में समझाया था। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है कि जो ये हमारा पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, जो हमारा प्रेडिकेट है, उसको हम उठाकर इधर रख देते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है ये एरोप्लेन, इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं। पहले तो हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, और उसके बाद देखो कॉन्ट्रापोजिशन, पहले तो पोजीशन चेंज की और फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। पॉल्यूटिंग व्हीकल्स था तो नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, एरोप्लेन था तो नॉन एरोप्लेन्स, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रापोजिशन। तो ये तो हुआ एक स्टेटमेंट, ये हुआ इसका ऑब्वर्जन, और ये वाला क्या हुआ? इसका कॉन्ट्रापोजिशन। यानी ए सी डी ये तीनों ही इसके हो जाएंगे सही आंसर। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये मैंने समझाया था ऑब्वर्जन और कन्वर्जन। तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, आप लोग प्लीज़ इस क्लास को जाकर ज़रूर से देखना, बिकॉज ये बार बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ द स्टेटमेंट ऑल एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इज गिवन एज ट्रू, ऑल वाला केस है, ए वाला केस है, और इसको क्या बताया गया है? ट्रू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू बी ट्रू। तो कौन से स्टेटमेंट को हम ट्रू कहेंगे? बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर ये ट्रू है तो कौन सा फॉल्स होगा, मगर यहाँ पर पूछा गया है कि अगर ऑल वाला जो केस है वो अगर ट्रू है तो इन चारों में से कौन सा ट्रू होगा। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कोई भी क्वेश्चन आए आप ये ड्रॉ कर लीजिए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो ये डायग्राम है, ए ई आई ओ, ए मतलब ऑल, ई मतलब नो, सम आई, और ओ मतलब सम नॉट। यहाँ पर ए जो है इसको बताया गया है ट्रू, और हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा ट्रू होगा? ये इन दोनों का जो रिलेशन है, इनका रिलेशन है सबएल्टर्न का, और सबएल्टर्न के रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड। ट्रूथ डाउनवर्ड का मतलब अगर ये ट्रू है ए, तो नीचे वाला जो है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। ये है ऑल, ए मतलब ऑल, आई का मतलब क्या हुआ? सम। तो अगर ए ट्रू है तो ट्रूथ डाउनवर्ड चलेगा, यानी ए ट्रू है तो आई भी क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। आई मतलब सम। सम वाला केस कहाँ पर है? यहाँ पर देखो ये रहा, सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर फॉल्स पूछा जाता कि अगर आई फॉल्स है तो ए क्या होगा, तो आप फॉल्स चलते हो अपवर्ड, तो फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते। अगर ओ फॉल्स होता तो ए भी फॉल्स हो जाता। ये हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अच्छे से समझा था। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन चारों में से कौन सी 2 प्रीपोजिशन होंगी जो साथ में फॉल्स नहीं हो सकती बट साथ में ट्रू हो सकती हैं। तो मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपको समझाया था, फिर से ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। ए ई आई ओ, मॉर्निंग शिफ्ट में ही स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख रहे हो। अब ए और ई, आई और ओ, ए और ओ का कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, ई और आई का कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, हमने समझा था। और ए और ई का कनेक्शन होता है कॉन्ट्रेरी, और आई और ओ का कनेक्शन होता है सब कॉन्ट्रेरी। हमेशा याद रखना कि ए और ई जो हैं ये दोनों आपस में ट्रू नहीं हो सकते कभी भी, लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन आई और ओ इसका उल्टा होते हैं,
ये क्या हो सकते हैं, ये दोनों कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, बस ट्रू हो सकते हैं। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दोनों कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते बट साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो आई और ओ वाला स्टेटमेंट आप देख लीजिए। आई मतलब सम वाला कहाँ पर लिख रहा हुआ है, सम कार्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स। ओ मतलब सम नॉट वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम कार आर नॉट पोल्यूटिंग व्हीकल्स। और ए और बी कहाँ पर लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी ओनली। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।